हेलो बच्चों, मैं आमिर जिंदाड़ और हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और इंटरेस्टिंग ये इसलिए है क्योंकि हमने जो अब तक डिवाइसेस पढ़े हैं, लाइक कंपोनेंट्स पढ़े हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, उन सब का कॉम्बिनेशन हम इसमें सीखेंगे। किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाए जाते हैं, किस तरीके से वो वर्क करते हैं, वो पूरी कहानी हम इसमें सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। इस वीडियो में मैं पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। अल्टरनेटिंग करंट की अगर मैं बात करूं तो हमने लास्ट लेक्चर में यानी कि ईएमआई के जो भी लास्ट लेक्चर था उसमें सीखा था कि जो करंट की इक्वेशन होती है वो करंट की इक्वेशन बनी थी I = I0 sin ओमेगा टी, I0 sin ओमेगा टी। यानी कि यहाँ से क्लियर हुआ कि करंट का जो ग्राफ होता है वो साइनसोइडल कर्व हो सकता है। ऐसे मान लीजिए, यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ कि एक एक्सिस करंट एक्सप्लेन करता है और दूसरे एक्सिस पे हमने टाइम पीरियड को लिया। एक पे करंट और एक पे टाइम पीरियड। तो उसका जो साइन कर्व बना, साइनसोइडल जो ग्राफ बना, वो इस तरह का ग्राफ बनता है इसका। यानी कि टाइम के चेंज होने के साथ साथ, इसको मैं जीरो कहता हूँ, टाइम के चेंज होने के साथ साथ इसके करंट की वैल्यू चेंज होती रहती है। या मुझे ऐसा कहना चाहिए कि जो मैग्नीट्यूड है इस करंट का, वो मैग्नीट्यूड चेंज होता है कंटिन्यूसली। यहाँ पर कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, हर बार इसका करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होता है। तो ये मैग्नीट्यूड चेंज होता है कंटिन्यूसली चेंज होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो डायरेक्शन है करंट की, वो डायरेक्शन चेंज लगातार नहीं हो रही है। उसमें क्या है कि पहले ये पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में, फिर पॉजिटिव में, कि एक फिक्स पीरियड के बाद चेंज होती है। तो हमने कह दिया कि पीरियडिकली इसकी डायरेक्शन चेंज होती है और मैग्नीट्यूड इसका कंटिन्यूसली लगातार चेंज होता रहता है। तो हमने इससे सीखा कि अल्टरनेटिंग करंट में किस किस तरह से वैल्यू चेंज होती है। इसी के साथ साथ हमें डीसी को भी साथ रिलेट करना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्ट करंट की बात करूं यहाँ पे, तो जो डायरेक्ट करंट होता है, उस डायरेक्ट करंट में बच्चे ध्यान देना, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। टाइम के साथ साथ उसके जो करंट की वैल्यू है, वो करंट की वैल्यू फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती। इसको हमने डीसी कहा और इसको हमने कहा एसी, अल्टरनेटिंग करंट। बच्चों यहाँ से देखो, मैं स्टार्ट करूँगा लेक्चर को तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से हमने स्टार्टिंग की। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मान लीजिए पहले 0 है, फिर एक बार 5 है, फिर से 0 है, फिर से -5 है, ये अगर +5 है तो यहाँ पे फिर से 0 है। यानी कि ये वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। लेकिन ये वैल्यू अगर +5 यहाँ पर है तो कंटिन्यूसली +5 ही है। अब इस कंडीशन को अगर हम समझें कि अल्टरनेटिंग करंट में ये पूरे का पूरा खेल हो रहा है और डायरेक्ट में ये नहीं हो रहा, तो यहाँ से जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में इसको हमने कहा इंस्टेंटेनियस करंट। किसी इंस्टेंट पर कोई करंट होगा, टाइम के साथ रिलेट किया। और इसको हमने कहा पीक वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू, जो ये 5 है और ये आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली इफेक्टिव या फिर आरएमएस वैल्यू निकालना चाहते हैं। क्या होता है इफेक्टिव वैल्यू, क्या होती है आरएमएस वैल्यू, क्यों हम पढ़ें इस इफेक्टिव और आरएमएस को, ध्यान से सुनना। तो इस करंट की जो वैल्यू है आई, वो कभी 0 है, कभी 1 है, कभी 3 है, कभी 5 है, कभी 4 है, कभी 0 है, कभी माइनस में है। तो इसकी हम अगर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना चाहें, कोई भी एक फॉर्मूला है, जैसे वर्गडन का फॉर्मूला होता है I² RT, तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या पुट करें, 0 पुट करें कि 5 पुट करें कि 0 पुट करें कि -5 पुट करें, क्या पुट करें। तो उस वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं और उस वैल्यू को कैलकुलेट करने के 2 मेथड हो सकते हैं। कौन कौन से 2 मेथड? जैसे सबसे पहला मेथड मैं बोलूँगा कि हम लोग कंपोनेंट से निकाल सकते हैं उसको। कैसे कंपोनेंट से? कैसे? मान लीजिए कोई डिवाइस हमने बनाया, उस डिवाइस से हम कैलकुलेट कर लें, लेकिन वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि हम लोग Q को नहीं निकाल सकते, Q को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। दूसरा तरीका होता है हम किसी भी इफेक्ट से इस करंट की वैल्यू निकाल लें, किसी भी इफेक्ट से इसकी वैल्यू निकाल लें। इफेक्ट में हमने कुछ दिन पहले पढ़ा भी था, मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज़ करके हमने करंट की वैल्यू कैलकुलेट की थी। देखिए 1 एम्पियर जो हमने बात किया था, किसको यूज़ करके? मैग्नेटिक इफेक्ट को। यानी कि हमने मैग्नेटिक इफेक्ट से क्या किया था, 2 वायर थी, उसमें करंट फ्लो हो रहा था। अगर आपको याद हो तो करंट फ्लो होने से इसके बीच में हमने 1 एम्पियर को डिसाइड किया था। और आज हम लोग बात करने वाले हैं वो हीटिंग इफेक्ट या फिर वर्क डन से, या तो हीटिंग इफेक्ट से या फिर वर्क डन से हम लोग कैलकुलेट करना चाहेंगे यहाँ पे वैल्यू ऑफ दैट करंट। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए मैंने कुछ पानी गर्म किया बाय यूजिंग दैट डीसी करंट, और इसका एक फिक्स डिग्री सेल्सियस तक मैंने इसको गर्म किया और फिक्स टाइम में गर्म किया। तो यहाँ पे जो करंट का यूज़ हुआ, वो करंट का जो इफेक्ट आया उसको मैंने कहा आई इफेक्टिव।
किसके हेल्प से मैंने किया इसको गर्म? डीसी करंट की हेल्प से। सेम उसी को, उतने ही वाटर को मैं गर्म करता हूँ बाय यूजिंग एसी। अगर मैं बाय यूजिंग एसी उस डिग्री सेल्सियस तक गर्म करता हूँ उसको, तो यहाँ पर भी जो इसमें हीट पैदा होती है, यहाँ पर भी जो इसमें हीट पैदा होती है वो हीट सेम मैंने यहाँ पर पैदा की, और ये जो हीट यहाँ पर बनी तो दोनों हीट तो बराबर होंगी, लेकिन इसके लिए करंट क्या है? फिक्स है। इसके लिए करंट क्या है? तो ये जो करंट है वो इसके बराबर रहा होगा। आइए समझते हैं कैसे। देखिएगा, वर्क डन, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, वर्क डन बाय डीसी, वर्क डन बाय डायरेक्ट करंट। तो अगर मैं यहाँ पे वर्क डन बाय डीसी निकालना चाहूँगा तो कितना होगा? वर्क डन बाय डीसी डायरेक्ट करंट W इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। ध्यान से समझते रहना बच्चों इसको। वर्क डन बाय डीसी इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। और वहीं पर अगर मैं वर्क डन बाय AC की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम है, हम I की वैल्यू क्या पुट करें? I की वैल्यू हम क्या पुट करें? तो हमने क्या किया, इसके ढेर सारे टुकड़े कर लिए, ऐसे छोटे 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 डेल्टा T बहुत सारे टुकड़े कर लिए। अब हमने जो यहाँ पे डेल्टा T बहुत सारे टुकड़े किए, वो हमने मान लिया कि इस टाइम पीरियड T के हमने n टुकड़े कर दिए, यानी कि डेल्टा T के अगर हम लोग n टुकड़े कर देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है टोटल टाइम पीरियड। या ऐसा कहिए कि अगर मुझे डेल्टा T निकालना हो तो डेल्टा T इज इक्वल टू व्हाट? दैट डेल्टा T इज इक्वल टू दैट T बाय n। ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग कि ये डेल्टा T किसके बराबर होगा? T बाय n के बराबर होगा। ध्यान से सुनना। और अगर मैंने ये वाला डेल्टा T लिया तो इसके लिए वैल्यू क्या? करंट की वैल्यू I1। यहाँ से कोई दूसरा डेल्टा लिया तो क्या उसके लिए? I2। ऐसे IN तक मैंने करंट के टुकड़े कर दिए। अब हम इसको ध्यान से समझते हैं बच्चों कि अगर मान लीजिएगा मैं आपसे कहूँ, ध्यान से सुने, मैं आपसे कहूँ कि AC के टाइम पे जब वर्क हुआ तो वो जो वर्क डन था वो वर्क डन अब ऐसे नहीं निकलेगा। वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा छोटे छोटे टाइम पीरियड्स में। कैसे? जैसे I1 स्क्वायर R डेल्टा T प्लस I2 स्क्वायर R डेल्टा T। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे हम? ऐसे करते करते हम लोग जाएंगे IN स्क्वायर R डेल्टा T। इतने सारे हमें छोटे छोटे वर्कडन निकालने पड़ेंगे और उन सबको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। अगर हम उन सबको ऐड करते हैं तो हमारे पास जो वर्कडन बनता है, वर्कडन क्या बना है? यहाँ से कॉमन क्या क्या आ रहा है? तो यहाँ से कॉमन आ रहा है R, और दूसरा कौन कॉमन आ रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है डेल्टा T। अंदर क्या बचता है? इन सब में से R डेल्टा T, R डेल्टा T, R डेल्टा T मैंने कॉमन निकाल लिया। अंदर बचा क्या? I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर अप टू IN स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान से सुनेंगे, अब यहाँ से इस डेल्टा T को भी मैं चेंज कर देता हूँ। तो डेल्टा T को क्या लिखूंगा मैं? T बाय N। तो यहाँ से मैंने डेल्टा T को लिख दिया T बाय N, और इधर आ गया I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर अप टू IN स्क्वायर। ये जो हमने वर्क किया बच्चों, ये वर्क हीट में कन्वर्ट हुआ और यहाँ पर भी हीट में कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब वर्क डन बाय डीसी और वर्क डन बाय एसी दोनों क्या है? बराबर है। और वर्क डन बाय डीसी कितना था अपने पास? आई स्क्वायर RT। तो मैं अगर उनको इक्वेट कर दूं ऑन इक्वेटिंग, उनको इक्वेट करने पर, इक्वल करने पर बेसिकली, तो क्या हुआ? यहाँ से ये वर्क डन आया आपका आई इफेक्टिव, क्योंकि ये इस टोटल डीसी का इफेक्ट था। कौन सा इफेक्ट? हीटिंग इफेक्ट। तो आई इफेक्टिव R इंटू T और इसका स्क्वायर, ये किसके बराबर है? वर्क डन बाय डीसी। तो वर्क डन बाय डीसी कितना है? तो वर्क डन बाय डीसी आपका ये है RT बाय N मल्टीप्लाइड विद I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर अप टू IN स्क्वायर। यहाँ से RT से RT मर गया। क्या बचता है अपने पास? अपने पास बचता है ये आई इफेक्टिव स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या यहाँ पर बचा? I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर अप टू IN स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाला n, यानी कि ये हमारा क्या हो गया? मीन। और अगर मुझे यहाँ से आई इफेक्टिव की वैल्यू निकालनी हो तो आई इफेक्टिव को क्या करूँगा मैं? इसका रूट कर दूंगा। अगर मैं इसका रूट कर देता हूँ तो यहाँ से जो रिजल्ट बना वो रिजल्ट मुझे क्या मिला? आई इफेक्टिव इज इक्वल टू रूट ऑफ मीन डिवाइडेड बाय n, मीन ऑफ स्क्वायर्स। तो मैंने इसको इस पूरी की पूरी वैल्यू को क्या बोल दिया? तो मैंने इसको बोल दिया रूट मीन स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रूट मीन
स्क्वायर, कहने का मतलब इसको बोला गया RMS, और ये RMS वैल्यू किसके बराबर है? तो ये आपकी इफेक्टिव वैल्यू के बराबर है। किसके बराबर है? ये आपकी इफेक्टिव वैल्यू के बराबर है, राइट। तो ये जो हम लोग AC की वैल्यू लेंगे, मीन्स अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू लेंगे, ध्यान सुनना, ये अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू हमें ना 0 लेनी है ना 10 लेनी है। कौन सी लेनी है? इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेनी है। कौन सी वैल्यू लेनी है आपको? रूट मीन स्क्वायर, RMS वैल्यू यहाँ पे हमें इसको चूज करनी होती है। कितनी होती है वो RMS वैल्यू? कैसे समझेंगे हम, कैसे निकालेंगे? हमें तो केवल ये रखा हुआ कि या तो 0 है या तो 5 है, तो हम कैसे निकालेंगे कि हमें 0 लें या 5 लें या 4 लें या 3 लें? उसकी कैलकुलेशन हम लोग RMS कैलकुलेशन में क्या करते हैं, आप प्लीज़ एक बार इसे जल्द से लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। जो मैंने आपको अभी पढ़ाया पूरी की पूरी इफेक्टिव वैल्यू को और इसको इक्वेट करके बताया है कि RMS वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू कैसे इक्वल होती है। राइट डाउन इट। ओके, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं RMS वैल्यू कि भाई जो RMS वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि वो इफेक्टिव वैल्यू के बराबर होती है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी फिक्स, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उस पर मैं आता हूँ अब। तो अगर हमें कैलकुलेशन ऑफ RMS या इफेक्टिव वैल्यू करनी हो तो हमारे पास जो साइनसॉइडल कर्व थी, साइन की जो कर्व थी, उस कर्व में कैलकुलेशन कैसे होगी इस टाइम t और करंट I के फॉर्म में। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये अपने पास वर्क डन बाय 1 साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एक साइकिल में टाइम पीरियड होता है t, तो एक टाइम साइकिल में कितना वर्क डन हुआ अगर मैं कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था I²R/dt। अभी तो पढ़ा हमने I²R/dt, लेकिन छोटे टाइम के लिए हमें लिया था तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे जोड़ना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन होगा? वो 0 to t इंटीग्रेशन होगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो देखो कैसे सॉल्व होगा, बस इसकी कैलकुलेशन अभी हमारे पास बचती है। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, देखिएगा। अगर मैं इस I की वैल्यू पुट करूँ तो मेरे पास इसकी एक इक्वेशन आई थी सबसे स्टार्टिंग में कि I = I0 sin ωt, राइट, ये इक्वेशन हमारे पास आई थी। तो यहाँ पर ये जो I यूज़ हो रखा है वो कौन सा I है? ये वाला I है। इसको मैंने क्या बोला था? इसको मैंने बोला था इंस्टेंटेनियस करंट, यानी कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर करंट। और ये क्या है? ये वही तो है। कौन से इंस्टेंट पर करंट है? ये छोट से टाइम dt इंस्टेंट पर ये करंट है। तो इस I की जगह मुझे क्या पुट करना पड़ेगा? ये पूरे का पूरा I0 sin ωt मुझे पुट करना पड़ेगा और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कैसे, यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन, लिमिट 0 to t, इस I की वैल्यू इंस्टेंटेनियस में तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी आपकी I0², मैं स्मॉल में लिख लेता हूँ, I0² sin² ωt R/dt, राइट, यही बनेगा। यहाँ से अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। और इंटीग्रेशन आपको आता है मैथमेटिक्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है क्योंकि ये 3-4 बार यूज़ होगा। मेडिकल स्टूडेंट भी यहाँ पर है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 0 to t, राइट, यहाँ से क्या क्या चीज़ें कॉमन आ सकती हैं बाहर, यानी कि क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट है। अगर मैं कांस्टेंट की बात करूँ तो क्या क्या कांस्टेंट है हमारे पास? I² कांस्टेंट है, करंट सेम है भाई साहब, I0 है बेसिकली, तो पीक वैल्यू है। हमेशा पीक वैल्यू क्या होती है? हमेशा पीक वैल्यू फिक्स होती है। तो यहाँ से ये बाहर आ गया, I0² बाहर आ गया। और कौन बचा? यहाँ से R है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ गया। अंदर हमारे पास बचता है इंटीग्रेशन में, दैट इज sin² ωt dt। अब हमें देखना है कि यार ये स्क्वायर की फॉर्म से हम बेटर इसको लीनियर फॉर्म में ले आए, तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज़ करके इसको क्या कर लिया? इसको हमने चेंज कर लिया। इसको हमने चेंज किया तो कैसे कर लिया? देखो 0 to 2 इंटीग्रेशन चलता रहेगा। इसको मैंने sin² थीटा को चेंज कर दिया 1 - cos 2 थीटा, यानी कि 2 ωt/2, और इसके साथ में क्या रहा हमारे साथ? ये dt रहा। ऑलराइट, अब यहाँ से मैं 2 को भी बाहर ले आता हूँ और इस dt को इन दोनों के साथ बांट देता हूँ। तो यहाँ से अब मैं इधर आया, यहाँ से ये इक्वेशन ऐसे यहाँ से स्टार्ट हुई और फिर अब हम इधर लिखते हैं। देखो इस वाले पार्ट में से यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया? I0² R/2 वो बाहर ले लिया मैंने, इंटीग्रेशन 0 to t, और यहाँ पे ये dt इसके साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि ये तो 2 हट के यहाँ पे आ गया है, राइट। ये फॉर्मूले से बना था, बाकी 2 पहले। चलिए इधर ही रख लेता हूँ मैं। तो ये dt यहाँ पे आया तो ये क्या हुआ? dt का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन अलग अलग कर लिया मैंने, cos 2 ωt dt। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ से तो क्या है अपने पास? यहाँ तो फिक्स है ये I² R, बेसिकली I0² R/2, और इस dt को करेंगे तो क्या आएगा? अब dt का इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये भी क्या बन गया? ये अपने पास बन गया t माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो cos 2 ωt का क्या? तो यहाँ से हमने देखा तो इसका इंटीग्रेशन आया अपने पास sin 2 ωt/2
टू ओमेगा और लिमिट 0 to t। ऑलराइट, अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो अब देखेंगे हम लोग, तो यहाँ से रिजल्ट आया I02 r t/2 माइनस, देखिए मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। मैं इस ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ, तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t, राइट। मैंने ओमेगा को लिख दिया ऐसा, 2 यहाँ पर एज टीज था, साइन भी यहाँ पर था, अपॉन में 2 ओमेगा को छोड़िएगा इंटू टी, 2 ओमेगा को 2π/t, ये टी यहाँ पर अपर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट मैंने पुट की टी, तो अपर लिमिट टी पुट करूँगा तो क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा साइन 4π। साइन 4π की वैल्यू क्या 0। इसके बाद लोअर लिमिट पुट करनी मुझे 0, तो अपर लिमिट भी सॉल्व करने पर 0 आया और लोअर लिमिट को सॉल्व करने पर भी 0 आया, तो ये पूरे का पूरा क्या हो गया, ये पूरे का पूरा खत्म हो गया हमारे पास। तो यानी कि यहाँ पर क्या आ गया 0। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो वर्क डन आया, दैट वर्क डन इज व्हाट I² RT/2। लेकिन DC में तो हमने इफेक्टिव करंट के बारे में बात की थी, तो वहाँ पर अपने पास जो वर्क डन आता था वो आता था यहाँ से I_effective² RT दैट इज इक्वल टू दिस मच, क्योंकि वर्क डन तो दोनों में बराबर होता है, DC हो या AC हो। तो ये अपना कौन से वाला आया था, AC वाला आया था ये, और ये हमने DC वाले से लिया, तो यहाँ से R से R और T से T मर गया। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास I_effective की वैल्यू बचती है यहाँ से I_effective² इज इक्वल टू I_peak²/रूट, नॉट रूट, इट्स 2। अब अगर हम दोनों तरफ रूट कर देंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, I_effective इज इक्वल टू पीक वैल्यू बाय रूट 2। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। यहाँ से आपको देखना है, यहाँ से आपको समझना है बच्चों क्या, कि अगर मुझे I_effective या फिर I_RMS निकालना हो तो दैट I_RMS इज इक्वल टू I0/√2, या फिर आप कहिएगा 0.0707 ऑफ I0, ऐसा भी कह दिया करते हैं इसको। तो ये हमारे पास I_RMS की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ I0। जो हमें द्विधा हो रही थी, परेशानी हो रही थी कि हम लोग यहाँ की कौन सी वैल्यू लेंगे, तो हमें पीक वैल्यू का 0.707 मल्टीपल लेना है। पीक वैल्यू क्या है आपकी I0, ये आपकी पीक वैल्यू है। ऑलराइट, मैं आपको कई बार समझ चुका हूँ अभी। तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर EMF के कैलकुलेशन की बात आएगी तो हम लोग यहाँ से EMF भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, E_RMS इज इक्वल टू E0/√2 या 0.707 ऑफ E0। ये हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया कि अपना EMF भी कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट क्या करते हैं, इफेक्टिव वैल्यूज़ को। किस तरह से इफेक्टिव वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, क्या कहानी है, वो पूरी मैंने आपको यहाँ पे सामने समझाई है। प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर ले, पॉज करके वीडियो आप इसे लिख लीजिएगा, फिर मैं इसे आगे की कहानी स्टार्ट करता हूँ। राइट डाउन इट, लिख लें प्लीज़ इसे। हाँ, तो बच्चों हमने ये स्टडी कर लिया था कि किस तरीके से हम लोग RMS वैल्यू को कैलकुलेट किया करते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट आया था I_RMS that is equal to I0/√2, और it may be written as what 0.707 of I0। सिमिलर फॉर EMF के लिए बिल्कुल सेम था। अच्छा, मैं आपको समझा दूं बच्चों, आपको मैं बता दूं कि ये जो हमने कैलकुलेट किया I_RMS, इस I_RMS से अगर मैं बात करूं तो आपको जो पेपर में या भी किसी भी क्वेश्चन में जो गिवन होगा, वो क्वेश्चन में गिवन होता है, अगर आपको स्टेटमेंट में कुछ नहीं लिखा कि ये पीक वैल्यू है या कौन सी वैल्यू है, तब तो आप उसको डायरेक्ट कुछ नहीं लिख रखा, केवल ये दे रखा है कि EMF RMS इतना है या करंट, या फिर किसी ने कहा कि आपके घर में सप्लाई आती है 220 वोल्ट। सिंपल मैं समझाता हूँ। तो इस 220 को आप क्या समझेंगे, आप इसको E_RMS समझेंगे या फिर आप इसको E0 समझेंगे। तो बच्चों मेरी बात ढंग से सुनना, कुछ भी मेंशन नहीं है तो वो वैल्यू आपकी RMS होती है, कुछ भी मेंशन नहीं है तो, और अगर कुछ मेंशन है तो वो वैल्यू आपकी फिर जो मेंशन किया गया है वो होती है। राइट, तो यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, देखिएगा। अगर मान लीजिए मेरे पास दो स्विच हैं, एक DC स्विच है और एक आपका AC स्विच है। राइट, एक AC स्विच है। बताइए कौन सा ज़्यादा खतरनाक है, मतलब किसके पास ज़्यादा वोल्टेज है। आप सोचेंगे DC, नहीं, DC के पास 220 वोल्ट आता है, ये दोनों 220 वोल्ट के थे ये, ठीक है। तो 220 वोल्ट इसके पास था, लेकिन इसके पास तो 220 वोल्ट RMS का आता है। तो अगर मुझे RMS निकालना होगा तो मुझे क्या करना होगा, इसकी पीक निकालनी होगी। मैक्सिमम कितना जाएगा ये, तो √2 ऑफ RMS, यानी कि 220
इसके पास RMS है, और अगर मुझे पीक निकालना हो, मैंने कहा कौन सा मैक्सिमम, DC तो फिक्स रहता है 220 आए तो 220 रहेगा, लेकिन इसका RMS 220 है तो पीक उससे ज़्यादा होगा, यानी कि 220 इंटू √2, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया, करीब 311, राइट। तो हमारे पास EC की पीक वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ये है पीक वैल्यू, 220 तो क्या है उसकी RMS वैल्यू है AC में, राइट। तो इस तरीके से इसको सीख सकते हैं। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहें तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, जैसे CBSE का प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें भी आपको दे रहा हूँ, उसने दिया कि आपके हाउस होल्ड सर्किट में, आपके घर में जो भी EMF आया वो EMF था 220 वोल्ट गिवन है, 220 वोल्ट आपको EMF गिवन है, प्लस आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। उसके बाद वो कहते हैं कि बताइए उसका इक्वेशन क्या बनेगा, तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा वो आपको सॉल्व करना था। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, तो इसको हम ऐसे समझ, देखो E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी, आपने इस इक्वेशन से रिलेट करेंगे, कहाँ की इक्वेशन, हाँ मैंने लिखी थी उसको। तो यहाँ से ये 220 क्या है, ये आपकी RMS वैल्यू है, तो इस RMS वैल्यू से अगर आप पीक वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी वो 311, तो ये EMF इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू 311 साइन ओमेगा की वैल्यू मुझे निकालनी चाहिए, तो ओमेगा की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट 2π/t, लेकिन t तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से क्या हो गया 2π इंटू 50 मीन्स 2 इंटू 3.14 इंटू 50, ये आया करीब 314 के आसपास, राइट। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आई मेरे पास, तो ओमेगा की वैल्यू आती है 314, तो ये आपका आ गया 314, और साथ में क्या है t, दैट इज द इक्वेशन, ये इक्वेशन हुई इसकी। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट किया करते हैं, इस तरीके से हम लोग इफेक्टिव वैल्यू, RMS वैल्यू, क्या क्या कहानी होती है, मीन वैल्यू, ये सब बातें मैंने आपको बताई है। मेरे ख्याल से बहुत क्लियर भी होगी आपको ये चीज़ें, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ऑलराइट। तो अब इससे आगे की कहानी हम बात पढ़ते हैं कि किस तरह से हम लोग इसका डायग्रामेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका, यानी कि फेजर डायग्राम, आप इसे लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद मैं आपको फेजर डायग्राम की कहानी सुनाता हूँ कि फेजर डायग्राम क्या होता है। ओके, स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और टॉपिक का नाम है फेजर डायग्राम, या फिर मैं बोलूँगा फेज चेंज। फेज चेंज, अगर मैं फेज चेंज और फेजर डायग्राम की बात करता हूँ तो इट्स नथिंग बट इट इज़ अ रोटेटिंग वेक्टर। एक रोटेटिंग वेक्टर होता है जो रिप्रेजेंट करता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, चाहे वो करंट हो, चाहे वो EMF हो, फिजिक्स की कोई भी क्वांटिटी हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो रोटेटिंग वेक्टर यूज होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, फेजर डायग्राम। आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पूरी कहानी। वैसे तो छोटा सा टॉपिक है ये, बट चलिए मैं इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो क्या होता है, हमारे पास ये एक ऑल्टरनेटिंग कर्व का ग्राफ है, ठीक है। अब ये अगर ऑल्टरनेटिंग कर्व का ग्राफ है, ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है, तो यहाँ पर ये इसका करंट पीक वैल्यू हुई है इसकी, माइनस में इधर पीक वैल्यू हो गई है, ये इसका टाइम पीरियड t है। मैं अगर बात करूँ तो इसको मैंने टुकड़ों में तोड़ दिया, ये 0 π/2 π, यहाँ तक ही चले गए तो हम लोग 2π तक चले गए 3π/4 से, राइट। अब यहाँ से टाइम पे आते तो ये टाइम पीरियड 0, फिर ये t/4, और ऐसे ही जाते जाते ये t/2, और यहाँ तक टोटल टाइम t। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर मैं इसी को एक सर्कुलर मोशन में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ तो कैसे रिप्रेजेंट करूँगा। मान लीजिए मैंने एक ऐसा गोला बनाया, और यहाँ पर मैंने दो वेक्टर्स लिए, कैसे कैसे, जैसे मान लीजिए इस तरह का सर्किट बनाने के बाद यहाँ से एक पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है, वो पार्टिकल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से चलता है, और उसको यहाँ तक पहुँचने में, दूसरे पॉइंट तक पहुँचने में टाइम t लगता है, यहाँ तक पहुँचने में। तो यहाँ से यहाँ तक जब ये मूव किया तो एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, यहाँ पर एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, तो ये थीटा हुआ होगा, और थीटा इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी इनटू टाइम, ओमेगा t, ऑलराइट। और यहाँ से अगर मैं इसको इस तरीके से परपेंडिकुलर इसको ड्रा कर देता हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर फीट पाथ में ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये वाला अपने पास आया इंस्टेंटेनियस EMF, अगर मैं EMF की बात कर रहा हूँ तो, और ये टोटल हुआ ये कि आपका क्या आया E0, यानी कि पीक वैल्यू ऑफ दैट EMF, यहाँ से यहाँ तक की ये सब। अब देखो क्या होगा, ये यहाँ से स्टार्टिंग में ऐसे था, फिर ये ऐसे आगे बढ़ने से क्या हुआ, आगे बढ़ने से ऐसे यहाँ पहुँचता गया, फिर यहाँ तक जाता गया, और इस तरीके से रोटेट कर रहा है, यानी कि एक तो यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे मूव कर रहा है। इसमें ध्यान देने वाली बात बच्चों ये है, क्योंकि हमने पहले भी सीखा था कि यहाँ पे EMF की इक्वेशन क्या होती है, EMF इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t। ये इक्वेशन आप यहाँ से भी बना सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपका क्या है, E0 है, या फिर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये आपकी कौन सी कंडीशन आ गई, तो इसी ओमेगा t एंगल थीटा से अगर मैं बात करूँगा तो ये आपका क्या हो गया E, और यहाँ से अगर मैं साइन एंगल निकालता हूँ तो क्या आएगा वो E/E0, ऑलराइट, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो,
पंडित बद्री प्रसाद वाले, तो यहाँ से भी हमारे पास यही रिजल्ट मिलते हैं। ये हमने 11th क्लास के ऑसिलेशन वेव चैप्टर में हमने सीखा था। ऑसिलेशन में हमने इस पूरी की पूरी कहानी सीखी हुई है। अब इसके बाद हम लोग अगर चर्चा करें तो उस कंडीशन में ध्यान देंगे, उस कंडीशन में अगर हम करंट को भी ले आएँ, जैसे मूव करता गया, इसकी ज़रूरत मैंने आपको बताई थी क्या होती है कि एक फेज से, ये ओमेगा टी इसको हम लोग फेज कहते हैं, और इस डायग्राम को बेसिकली फेजर डायग्राम कहते हैं। तो अगर हम इस ओमेगा टी की बात कर ले तो इस अकेले ओमेगा टी से ही हम लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं कि भाई यहाँ पर ये पॉइंट है, ये पॉइंट ऊपर जाते हुए है या ये पॉइंट नीचे आते हुए है, या किस तरह की सिचुएशन कंडीशंस इसमें है, वो पूरी की पूरी जानकारी इस फेज़ में छिपी हुई है। और वो फेज़ को ही हम लोग क्या कहते हैं, अगर मैं आपको कहूँगा कि यहाँ से ये इतने पर है तो आप नहीं समझ सकते, हो सकता है वो यहाँ पर हो, नीचे आ रहा हो, ऊपर जा रहा हो। अगर मैं कहूँगा 60 डिग्री पर है तो आप कह पाएंगे कि हाँ 60 डिग्री पर है तो ये ऊपर जा रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि ये 120 पर है तो आप क्या समझेंगे कि नीचे आ रहा होगा। तो इस तरीके से हम लोग इस एंगल से, इस फेज से बेसिकली हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अपना EMF इंक्रीजिंग है, EMF डिक्रीजिंग है, या EMF की कौन कौन सी सिचुएशंस यहाँ पे गिवन है। ये पूरी की पूरी कहानी समझी जा सकती है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर इस फेजर डायग्राम को एक्चुअलिटी में रिप्रेजेंट करना चाहे तो कैसे होगा। ये इसको ऐसा बनाया जाता है जनरली कि ये एक ऐसा एरो मान लीजिए EMF को रिप्रेजेंट करता है E0, तो ऐसा एक छोटा एरो इससे करंट को रिप्रेजेंट करता होगा I0। मान लीजिए ये दोनों π/2 डिफरेंस पर हैं या ओमेगा टी इसको बोला गया है, तो एक तरह का जो डायग्राम होता है फेजर डायग्राम, वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं आपको फिर बता दूं कि ये दोनों एक साथ क्यों नहीं हैं। आइए मैं आपको डिटेल समझा ही देता हूँ। मान लीजिए पावर हाउस से अपने पास जो सप्लाई आती है उस सप्लाई में EMF और करंट दोनों साथ भेजे जाते हैं, लेकिन एक डिवाइस में आने के बाद, एक बेसिकली अपने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में आने के बाद उसके करंट और EMF के बीच में कुछ डिफरेंस आ जाता है। वो डिफरेंस क्यों आ जाता है देखिए, अगर मान लीजिए मैं एक सर्किट ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, तो उस सर्किट को समझिएगा। ये ऐसे एक रजिस्टर है यहाँ पर, फिर एक कैपेसिटर लगा हुआ है एंड देन एक इंडक्टर लगा हुआ है। तो बच्चों अगर यहाँ से मैं इसको किसी भी AC सर्किट से कनेक्ट कर देता हूँ या AC डिवाइस से या AC सप्लाई से कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर अपने अकॉर्डिंग बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। अपने अकॉर्डिंग मतलब कैसे कि रजिस्टर की अपनी रुकावट है, करंट को रोकता है, ये अपने आप पहले स्टोर करेगा, ये करंट को अपोज करेगा। यानी कि इस तरीके से करंट और EMF के बीच में एक डिफरेंस, यानी कि एक बेसिकली डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं। और वो जो डिस्टर्बेंस का क्रिएशन होता है उसकी वजह से इस डिवाइस में करंट और EMF का जो फ्लो है वो आगे पीछे हो जाता है। और वो जो आगे पीछे हो जाता है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन किससे कितना आगे चल रहा है। आगे चलने का मतलब क्या कि अगर मान लीजिए पहले करंट यहाँ पर था, EMF यहाँ पर पहुँच गया, तब EMF उसका वेट करा था यहाँ पे आएगा, यानी कि ये सोचा चलो मैं यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता हूँ, ये यहाँ पहुँचा, तब तक EMF नीचे आ गया, तब तक वापस करंट यहाँ आया, EMF माइनस में चला गया। तो इस तरीके से ये आगे पीछे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आती हैं किसी भी ऑपरेशन को करने में। तो वो हम आगे लेक्चर्स में सीखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व किया जाता है। वो पूरी कहानी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यहाँ तक मैंने आपको फेजर डायग्राम की बात की, किस तरीके से वो आगे लैग और लीड करते हैं उस बारे में हमने डिस्कशन किया। इसके बाद हम AC सर्किट्स में किस तरीके से रजिस्टर्स को, कैपेसिटर्स को, इंडक्टर्स को यूज़ किया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ तक के पूरे लेक्चर में मैंने आपको RMS से लेके और बेसिकली फेजर डायग्राम तक की पूरी कहानियाँ सुनाई हैं। तो बच्चों आप इसको बड़े ढंग से लिखते रहिएगा। हाँ श्योर, अगर आप ध्यान देते हैं तो पक्के से आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, खुश रहिएगा।